हेलो गाइस, वेलकम टू हेल्प मेडिको। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे निमोनिया के बारे में। निमोनिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमबीबीएस फाइनल ईयर पर्सपेक्टिव से भी और नीट एंट्रेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी। तो बाय डेफिनेशन निमोनिया इज नोन एज एक्सुडेटिव सॉलिडिफिकेशन ऑफ लंग टिश्यू। इसमें क्या होता है कि जो अभी पैथोफिजियोलॉजी में भी आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं, वैसे जो एक्सुडेट्स होते हैं वो इसमें इकट्ठे हो जाते हैं एल्वेलाई में और फिर उनका सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, जिसकी वजह से निमोनिया डेवलप करता है। नाउ क्लासिफिकेशन वाइज निमोनिया इज क्लासिफाइड एज कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया एंड हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया। हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया फर्दर से डिवाइड होता है दो पार्ट्स में, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया एंड वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया। प्रीवियसली ये क्लासिफिकेशन था कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया और हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया या फिर वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया, जो कि अब चेंज हो गया है। दिस इज द न्यू क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू हैरिसन 19th एडिशन। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ निमोनिया के बारे में। यूजुअली निमोनिया डेवलप क्यों होता है? निमोनिया डेवलप होता है ड्यू टू प्रोलिफरेशन ऑफ माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म एट एल्वुलर लेवल। जो एल्वुलाई होती हैं, जब एल्वुलाई पे नॉर्मल माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म पहुंचता है, वहां पे जाने के बाद जो होस्ट का इम्यून रिस्पॉन्स उसके अगेंस्ट होता है, जिसकी वजह से जो भी रिएक्शंस होती हैं, जो भी एक्सुडेट्स डेवलप होते हैं, जो भी टाइप के सेल्स आते हैं, जो कि हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, उसकी वजह से निमोनिया होता है। बेसिकली हमारे पास नॉर्मल बैरियर जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नॉर्मल एयर से हमारी एल्वुलाई तक जाने में जो रोकते हैं, वो होते हैं पहले जो हमारा आर्किटेक्चर होता है लंग का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रैकिया से ब्रोंकल्स, ब्रोंक्यूल्स, इसमें जब भी एक कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर के थ्रू जाएगा तो वो ट्रैप हो जाता है, तो यूजुअली वो पहुंच नहीं पाता है वहां तक। दूसरा क्या होता है, हमारे पास गैग रिफ्लेक्स होती है। अगर कुछ भी ऐसा होता है कि कोई भी एस्पिरेट कर जाए या फिर कोई भी फॉरेन बॉडी हमारे ट्रैके में जाने से गैग रिफ्लेक्स रोकती है। हम पहले ही हमारे अंदर एक रिफ्लेक्स आ जाती है जिससे कि हम उसको, जो भी फॉरेन बॉडी होती है, उसको स्पिट आउट कर देते हैं। तीसरा हमारा होता है नॉर्मल म्यूकोजल फ्लोरा। अगर फिर भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे पहुंच जाता है एल्वुलाई तक, तो उसको नॉर्मल जो फ्लोरा होती है हमारी म्यूकोजल मेम्ब्रेन की, तो वो उसको किल कर देती है। लेकिन स्टिल अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही स्मॉल साइज का है या फिर बहुत ही ज़्यादा ढीठ है, तो वो आपकी एल्वुलाई तक पहुंच जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद में वहां पे एल्वुलर मैक्रोफेजेस होते हैं एल्वुलाई में, जो कि उसको किल कर देते हैं। अब नॉर्मली जो एल्वुलर मैक्रोफेजेस होंगे, जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगे, वहां पे उनकी हेल्प करने के लिए आते हैं एल्वुलर इपिथेलियल सेल्स। तो दोनों मिलके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं। अब क्या होता है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारे मैक्रोफेजेस जो होते हैं उनकी एबिलिटी नहीं हो पाती उनको किल करने के लिए, तो कीमोकाइंस रिलीज होते हैं। ये कीमोकाइन क्या करते हैं, ये न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट कराते हैं हमारे एल्वुलाई पे। कीमोकाइंस जैसे कि इंटरल्यूकिन 8 होता है और ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं, ये न्यूट्रोफिल को रिक्रूट करते हैं। तो न्यूट्रोफिल एल्वुलाई की तरफ अट्रैक्ट होती है, जिससे क्या होता है, ज़्यादा प्यूरुलेंट सिक्रीशंस आते हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से एल्वुलाई कैपिलरी मेम्ब्रेन पे जो परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। इस परमेबिलिटी के इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, एल्वुलर कैपिलरी लीकेज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास पूरे सिम्टम्स आते हैं फ्लूइड एक्युमुलेशन के एट द एंड ऑफ एल्वुलाई। उसके बाद इनका सॉलिडिफिकेशन होता है, जो कंसोलिडेशन हमें एक्सरे पे दिखता है, वो ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ दिस प्यूरुलेंट मटेरियल की वजह से ही होता है। साथ ही साथ अगर आरबीसी भी एल्वुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाए, तो उसकी वजह से जो हिमोप्टोसिस होता है वो उसका कॉज यही होता है। अभी तक हमने डिस्कस की पैथोफिजियोलॉजी ऑफ निमोनिया, जिसमें हमने सीखा कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एल्वुलाई तक पहुंचता है इतने सारे डिफेंसेस को क्रॉस करके। उसके बाद वहां पे किस तरीके से इम्यून रिएक्शन होती है, मैक्रोफेजेस आते हैं, उसके बाद न्यूट्रोफिल रिक्रूट होते हैं, कैसे वहाँ पे फ्लूइड एक्युमुलेट होता है, जिसकी वजह से सारे सिम्टम्स आते हैं निमोनिया के। अब हम इसमें आगे देखेंगे कि किस तरीके से हमें पिक्चर दिखती है और पैथोलॉजी इसकी क्या होती है। ये टोटल 4 स्टेजेस में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज स्टेज ऑफ एडिमा और स्टेज ऑफ कंजेशन। सेकेंड इज स्टेज ऑफ रेड हेपेटाइजेशन। जो स्टेज ऑफ रेड हेपेटाइजेशन होती है उसमें मोर प्रिडोमिनेटली आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं इन इंटर एल्वुलर स्पेसेस,
दूसरा न्यूट्रोफिल का इन्फ्लक्स होता है उसके अंदर, इन्फ्लक्स अभी स्टार्ट ही होता है उसके अंदर, बाकी बैक्टीरिया बहुत ही कम उसके अंदर दिखते हैं। तीसरा स्टेज ऑफ ग्रे हेपेटाइजेशन। स्टेज ऑफ ग्रे हेपेटाइजेशन में क्या होता है, जो आरबीसीज होते हैं उनका कोई इन्फ्लक्स नहीं होता है क्योंकि स्टेज ऑफ ग्रे हेपेटाइजेशन है, प्लस जो ऑलरेडी प्रेजेंट आरबीसीज हैं उनका डिस्ट्रक्शन या फिर लाइसिस हो चुका होता है। तीसरा न्यूट्रोफिल जो होते हैं वो बहुत प्रीडोमिनेंट सेल्स होते हैं स्टेज ऑफ ग्रे हेपेटाइजेशन में, तो इसकी वजह से सिम्टम्स भी काफ़ी आते हैं पेशेंट में, जैसे फीवर, चिल्स, राइगर्स, कफ, ये सब कुछ इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिसअपियर हो चुके होते हैं। उसके बाद सिम्टम्स में जो ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट होता है पेशेंट को, और जो गैस एक्सचेंज है वो भी इंप्रूव हो जाता है। फोर्थ स्टेज आती है स्टेज ऑफ रिजोल्यूशन। इसमें क्या मिलता है, इसमें वापस से जो नॉर्मल मैक्रोफेजेस होते हैं एल्वुलर वो वापस आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स कम हो जाते हैं। दूसरा जो न्यूट्रोफिल का डेब्रिस होता है बैक्टीरिया का और फिब्रिन, जितने भी सब डेब्रिस एल्वुलाई में कलेक्टेड होता है वो सब क्लियर हो जाता है। ये हमारी 4 स्टेजेस हैं जो कि पैथोलॉजी ऑफ निमोनिया में इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये एमबीबीएस के प्रॉफ वाइज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके नीट एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। साथ ही साथ एक और चीज़ इसमें याद रखने की जो कि हैरिसन में क्लियरली लिखी हुई है, वो है कि ये जो 4 स्टेजेस हैं ये सिर्फ एप्लीकेबल होती हैं लोबार और न्यूमोकोकल निमोनिया पे ही, या फिर इन्हीं के टाइप के निमोनियाज पे बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होती हैं ये सभी निमोनियाज पे, प्लस वायरल, नीमोसिस्टेस और लेजियोनेला इस पे तो बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होगी ये। अभी तक हमने पढ़ा निमोनिया के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, उसकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी, पैथोलॉजी क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो कि निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले ब्रोंको निमोनिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं एक्सट्रीम्स ऑफ एज। बच्चों में बहुत ज़्यादा हो जाता है और ओल्ड एज में। क्यों? क्योंकि इसमें एस्पिरेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होता है या तो अंडर डेवलप होता है या फिर बहुत वीकेंड हो चुका होता है। दूसरा क्या है, इम्यूनोसप्रेशन। इम्यूनोसप्रेशन की वजह से बहुत ईजिली उनको निमोनिया हो जाता है। सेकेंड, इन लोबार निमोनिया में जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होंगे वो होगा कोई भी डिसऑर्डर है जिसमें कि स्वॉलोइंग के डिसऑर्डर्स हों, साथ में कफिंग प्लस इम्पेयर्ड एयरवे डिफेंस मैकेनिज्म हो, उसमें भी यूजुअली क्या होगा कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से एल्वुलाई तक पहुंच जाएगा। और क्या हो सकता है इसमें, ओल्ड एज, कोई कन्वर्जेंस या फिर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो, क्रोनिक ब्रोंकिटिस, न्यूरोलॉजिकल डिजीज या ट्रॉमा हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है आपका, अगर आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है तो इसमें आपका स्पूटम बनेगा और वो स्पूटम क्लियर ना होने की वजह से वो सब एक्युमुलेट हो जाएगा आपके एल्वुलाई में, जिसकी वजह से निमोनिया डेवलप कर सकता है। साथ में कोई भी फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाए एल्वुलाई में, जैसे कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में हो सकता है, कोई बर्न के केसेस में हो सकता है, या फिर ARDS में हो सकता है। फ्लूइड एक्युमुलेशन होगा तो उस एक्युमुलेटेड फ्लूइड में इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से आपका निमोनिया डेवलप कर जाएगा। साथ में इम्पेयर्ड फैगोसाइटोसिस हो सकता है जो कि जेनेटिक डिजीज हो सकती है, उसकी वजह से निमोनिया डेवलप कर सकता है, जिसकी वजह से आपके जो नॉर्मल मैक्रोफेजेस हैं वो फंक्शन नहीं करेंगे और निमोनिया डेवलप कर जाएगा। साथ में कोई भी डिसऑर्डर जिसमें कि आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज होती हो, जैसे डायबिटीज मेलाइटस, एस्प्लीनिया, कोई आपकी स्प्लीन रिमूवल हो गई हो किसी की, साथ में डायबिटीज मेलाइटस या फिर सिकल सेल एनीमिया, ये सब प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ निमोनिया। अब हम डिस्कस करते हैं क्लिनिकल फीचर्स इसमें निमोनिया में क्या मिलते हैं। इसमें फीवर मिलता है विद चिल्स एंड राइगर्स। सेकेंडली इसमें मिलता है प्लूराइटिक चेस्ट पेन। थर्ड आपको मिलेगा कफ विद स्पूटम, हिमोप्टिसिस मिलेगा। साथ में कंफ्यूजन भी मिल सकता है एल्डरली पेशेंट्स में। एग्जामिनेशन की जो फाइंडिंग्स होंगी वो होंगी आपका टैकीकार्डिया मिलेगा, लेकिन इसमें रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया मिलता है जो लीजियोनेयर्स इन्फेक्शन होता है उसमें। साथ में ऑस्कल्टेशन पे क्रेपिटेशंस मिलती है आपको। उसके बाद में जो एटिपिकल निमोनिया होता है उसकी जो फाइंडिंग्स होती है वो होती है ड्राई कफ विद एक्स्ट्रा पल्मोनरी फीचर्स जैसे आर्थ्रेल्जिया, माइल्जिया, हेडेक, कंफ्यूजन, पेन एब्डोमेन या डायरिया। तो ये बेसिकली क्लिनिकल फीचर्स जो निमोनिया में मिलते हैं। तो अब डिस्कस करेंगे इन्वेस्टिगेशंस जो कि हम निमोनिया में कराते हैं। फर्स्ट इसमें CBC कराएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट। उसके बाद आपका ब्लड कल्चर कराएंगे, साथ में स्पूटम एग्जामिनेशन हम इसमें कराएंगे। इसमें कल्चर सेंसिटिविटी दोनों करा सकते हैं हम, या फिर उसके बाद हम सीरोलॉजी कराएंगे फॉर माइकोप्लाज्मा, क्लेमाइडिया एंड लेजियोनेला के लिए। फिर जो अगर आपका पैरानिमोनिक इफ्यूजन है कहीं तो वहाँ से हम उसको एस्पिरेट करके प्लूरल फ्लूइड का एग्जामिनेशन भी कराएंगे।
साथ में आपका यूरिन एंटीजन टेस्ट कराएंगे फॉर लेजियोनेला और निमोकोकस के लिए। इसमें आपका दोनों के एंटीजन्स यूरिन में देखे जाते हैं। अगर इनके टाइटर्स फॉर 10 डेज 4 फोल्ड से ज़्यादा मिलते हैं तो दैट आर पॉजिटिव फॉर लेजियोनेला एंड निमोकोकस इन्फेक्शन। साथ में पेशेंट का एबीजी कराएंगे और चेस्ट एक्सरे कराएंगे। जो चेस्ट एक्सरे में फाइंडिंग्स मिलेंगी वो मिलेगा कंसोलिडेशन। जिस भी एरिया में लंग का जो भी एरिया इन्वॉल्व होगा वो एरिया में कंसोलिडेशन मिलेगा। अब कंसोलिडेशन क्या होता है? कंसोलिडेशन में आपका होमोजेनियस ओपेसिटी मिलती है आपकी एक्सरे में। साथ में हम इसमें पीसीआर करा सकते हैं फॉर लेजियोनेला, माइकोप्लाज्मा और क्लैमाइडिया के लिए। तो ये बेसिक आपकी इन्वेस्टिगेशंस हैं जो आपको अपने प्रॉफ्स में लिखनी है। अब डिस्कस करते हैं असेसमेंट ऑफ प्रोग्नोसिस ऑफ निमोनिया। इसके लिए हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं। एक होता है आपका निमोनिया सिवियरिटी इंडेक्स, जिसमें टोटल 20 वेरिएबल्स होते हैं, जैसे एज, ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स कब है पेशेंट का, और बाकी और इन्वेस्टिगेटिव पैरामीटर्स को मिला के टोटल 5 इसमें हम लोग क्लासेस को में डिवाइड करते हैं इसको 1 2 3 4 5। और जो आपका ग्रुप 1 एंड 2 होता है वो हम लोग एज अ ओपीडी पेशेंट ट्रीट करते हैं। जो ग्रुप 3 होता है उसको हम एडमिट करते हैं वार्ड में, और जो आपका 4 और 5 होता है उसको हम आईसीयू केयर में ट्रीट करते हैं। नाउ अब सेकंड और वेरी इंपॉर्टेंट आता है इसमें कर्व 65, जो कि यूज होता है 65 ईयर से ऊपर। इसमें टोटल 4 चीज़ें होती हैं, C फॉर कन्फ्यूजन, U फॉर यूरिया, R फॉर रेस्पिरेटरी रेट एंड देन BP। जो इसमें सबसे पहले इसमें 4 चीज़, सबको एक एक स्कोर मिलता है, 1 1 1 एंड 1। अगर इसमें आपका पेशेंट कंफ्यूज्ड है तो 1 स्कोर। साथ में अगर यूरिया हम लोग इसमें +1 करेंगे आपका, अगर ग्रेटर देन 7 मिलीमोल पर लीटर हो या फिर ग्रेटर देन 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो तो हम लोग इसको कंसिडर करेंगे +1। साथ में आपका रेस्पिरेटरी रेट अगर ग्रेटर देन 30 हो तो +1। साथ में BP, सिस्टोलिक अगर 90 से कम हो और डायस्टोलिक 60 से कम हो तो +1 कंसिडर करेंगे। इसमें भी अगर हम 0 या 1 होता है, स्कोर मिलता है पेशेंट को, तो हम लोग एज अ उसको ओपीडी पेशेंट ट्रीट करते हैं। अगर उसका स्कोर 2 आता है तो हम लोग उसको एज अ वार्ड में ट्रीट करते हैं। साथ में अगर उसका स्कोर 3 या 3+ आ जाता है तो हम उसको आईसीयू केयर में ट्रीट करते हैं। तो ये था बेसिकली असेसमेंट ऑफ निमोनिया। नाउ अब डिस्कस करते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ निमोनिया। इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है? पहला, सर्कुलेटरी फेलियर हो सकता है। इन्फेक्शन ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से पेशेंट सेप्टिसीमिया में जा सकता है। एक लोकुलेटेड पैरानिमोनिक इफ्यूजन हो सकता है, या फिर पस डेवलप हो सकते हैं, एम्पाइमा हो सकता है। साथ में पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में जा सकता है ड्यू टू वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच की वजह से। साथ में मेटास्टैटिक इन्फेक्शन हो सकते हैं। मेटास्टैटिक इन्फेक्शन मतलब जो साइट है, साइट से कहीं और दूर इन्फेक्शन, जैसे कि मेनिंजाइटिस हो सकता है, एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, या फिर अर्थराइटिस हो सकता है। साथ में पेशेंट को लंग एब्सेस भी डेवलप हो सकता है। ARDS, रीनल फेलियर या मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में पेशेंट जा सकता है। साथ में न्यूमोथोरेक्स पेशेंट को हो सकता है, जो कि बहुत कॉमन है विद द स्पीशीज ऑफ स्टेफ ऑरियस। साथ में आपको थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज हो सकती है, या फिर पायरेक्सिया हो सकता है ड्यू टू ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी, जो इतनी ड्रग्स हम इसमें यूज करते हैं। तो ये था बेसिकली निमोनिया। अब इसमें आगे जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जो होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड और हेल्थ केयर एक्वायर्ड निमोनिया, वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें सिर्फ हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंट निमोनिया के बारे में और कॉम्प्लिकेटेड निमोनिया के बारे में। फिर इस वीडियो को एंड करेंगे और नेक्स्ट 2 वीडियोस बनेंगे, वो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया पे बनेगा और हेल्थ केयर एक्वायर्ड निमोनिया पे। नाउ अब डिस्कस करते हैं कॉजेज ऑफ अनरिजॉल्व निमोनिया। हम लोग काफ़ी थेरेपी देते हैं। अगर कोई निमोनिया परसिस्ट करता है फॉर ग्रेटर देन 6 वीक डिस्पाइट ऑफ गिविंग एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, तो हम लोग उस निमोनिया को बोलते हैं अनरिजॉल्व निमोनिया। अब इसके इंपॉर्टेंट कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? पहला हो सकता है कि हमारा डायग्नोसिस ही करेक्ट नहीं है। हम लोगों का डायग्नोसिस यूजुअली जो क्लैश कर जाता है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, इसमें भी टैकीकार्डिया मिलेगा। साथ में आपको चेस्ट पेन भी मिलता है। दूसरा कोई नियोप्लाज्म हो सकता है, या फिर सिस्टेमिक वेस्कुलाइटिस हो सकता है आपको इसमें। दूसरा आपका कोई इनकरेक्ट माइक्रोबियल डायग्नोसिस आपने बनाया है, जैसे सपोज करो कि कोई ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है पेशेंट को, बट डायग्नोसिस हमने गलत बनाया है। ट्यूबरक्लोसिस एज ए ट्यूबरक्लोसिस हम उसको ट्रीट कर रहे हैं और पेशेंट को निमोनिया है, तो ये भी एक कॉज है फॉर परसिस्टेंट निमोनिया। दूसरा आपका हो सकता है कोई ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, जैसे ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कोई पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है कंप्लीट, जिसकी वजह से परसिस्ट करेगा निमोनिया आपका। तीसरा कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट हो सकती है, या फिर पेशेंट को नोजोकोमियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो ये बेसिकली हैं आपके अनरिजॉल्व निमोनिया के कॉजेज।
अब डिस्कस करते हैं कॉजेज ऑफ रिकरेंट निमोनिया। इसमें भी सेम ही है, जो अनरिजॉल्व निमोनिया है ऑलमोस्ट उसके जैसे ही। फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है कोई, जिसके वजह से बार बार उसको निमोनिया हो सकता है। कोई नियोप्लेजिया हो सकता है, साथ में कोई सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ लंग हो सकता है, ब्रोंकिक्टेसिस हो सकता है पेशेंट को, सिलियरी डिस्काइनेजिया हो सकता है, साथ में मल्टीपल माइलोमा या फिर कोई और लिम्फोरेटिकुलर मैलिग्नेंसीज हो सकती हैं। तो गाइज ये था निमोनिया के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट टाइप की फाइंडिंग मिलती है, स्पूटम कलर या फिर और फाइंडिंग्स मिलती है अलग अलग निमोनियाज में, वो वीडियो। उसके बाद में कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया और हॉस्पिटल एक्वायर्ड, हेल्थ केयर एक्वायर्ड निमोनिया पे वीडियो बनाएंगे, जिससे हमारा पूरा निमोनिया कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू।